आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ बैंक्स एंड इट्स फंक्शंस। मतलब बैंक्स कितने तरह के हैं, बैंक्स के कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में समझने से पहले, काइंड्स ऑफ बैंक समझने से पहले एक बार थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि बैंक्स आया कहाँ से, बैंक क्या है, कैसे फंक्शन करता है, अर्निंग कैसे करता है और कुछ बेसिक टर्म समझेंगे ताकि जब हम आगे समझे तो दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बैंक आए कहाँ से, हमें इसकी जरूरत क्यों है। हमारी इकोनॉमी को हम ब्रॉडली दो सेक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मान लो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है। एक हो गया हमारा सरप्लस सेक्टर और दूसरा हो गया हमारा नीडी सेक्टर। सरप्लस सेक्टर में कौन आ गए, जैसे हम लोग, ठीक है, या फिर जैसे आ गई गवर्नमेंट। ठीक है, सरप्लस सेक्टर वो है कि जिसकी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स एक्सपेंसेस, मींस दिस सेक्टर हैज सम मनी टू स्पेयर। ठीक है, मतलब इसकी इनकम ज्यादा है लेकिन खर्चे कम है, हेंस इसके पास कुछ स्पेयर पैसे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नीडी सेक्टर के साथ उल्टा सीन है, इसकी इनकम कम है लेकिन खर्चे ज्यादा है। मतलब मान लो इसने कुछ पैसे कमाए, इसने अपने थोड़े बहुत ही खर्चे करे, लेकिन अब क्या हुआ, इसकी इनकम खत्म हो गई लेकिन एक्सपेंसेस अभी भी बचे। मतलब जरूरतें ज्यादा है लेकिन इनकम कम है। इसमें कौन आते हैं, जैसे तुम्हारे बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, इनको अपने फर्दर बिजनेस में आगे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे टाइम टू टाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये नीडी सेक्टर का पार्ट होते हैं। ये यूजुअली नेगेटिव में रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी एक्सपेंसेस ज्यादा है। ठीक है, तो अब सीन ये है बच्चा लोग, ये जो सरप्लस है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है जहां पर ये अपना एक जो स्पेयर पैसा है उसको मल्टीप्लाई कर सके या ग्रो कर सके। किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में वो पैसे इन्वेस्ट करे जहां पे उसका पैसा मल्टीप्लाई होके वापस आए या ग्रो होके वापस आए। क्यों, अब क्योंकि मेरा घर में ऐसे ही पैसा पड़ा, वो यूजलेस है, वो स्टेल है, तो मेरा पैसा ऐसे यूजलेसली ना पड़ा रहे, वो कहीं मैं उसको ऐसे इन्वेस्ट कर दूं ताकि मैं उसका इंटरेस्ट खाऊं। ठीक है, ताकि वो मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नीडी एक ऐसे सेक्टर जा रहा है जो कि इसको लोन दे सके ताकि जो इसके जो बचे हुए खर्चे हैं, बचे हुए एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे हो पाए। ठीक है, तो इसी के लिए बीच में हमारा आता है फाइनेंशियल सेक्टर। इस केस में बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर याद रखना अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ये तुम्हारे बैंक्स हो गए, तुम्हारे स्टॉक मार्केट हो गई, इंश्योरेंस हो गई, सबको इंक्लूड करके चलता है। हमारा टॉपिक बैंक के रिस्पेक्ट में, तो हम सिर्फ बैंक के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैंक क्या करता है कि ये पैसे घुमाता है, सरप्लस से लेगा और नीडी को देगा। बैंक के पास अपने पैसे नहीं है, ये सरप्लस से लेके नीडी को देगा। ठीक है, पैसे घुमाएगा। अब ये समझो कि बैंक अर्निंग कैसे करता है, ये हमें समझ में आ गया बैंक हमें जरूरत क्यों है। अब ये समझते हैं बैंक अर्निंग कैसे करता है। सरप्लस को मान लो बैंक ने इंटरेस्ट दिया एट द रेट 4%, तो यहाँ पर सरप्लस की नीड पूरी हो गई। सरप्लस के चाहता था कि अपने स्पेयर पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां पे वो पैसा मल्टीप्लाई हो, तो उसका मल्टीप्लाई हो रहा है एट द रेट 4%। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो नीडीज को बैंक ने लोन दिया, तो उससे लेट्स अज्यूम उसने इंटरेस्ट चार्ज किया एट द रेट 10%। तो अब ये जो डिफरेंस है कि 4% और 10% का जो डिफरेंस है 6%, ये बैंक का प्रॉफिट है। ये जो पाई का सिंबल है प्रॉफिट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये जो 6% है ये बैंक का प्रॉफिट है। यहाँ से वो अपने खर्चे निकालेगा, चाहे तो बिजनेस में आगे फर्दर इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर होल्डर में बांट सकते, कुछ भी एक्सवाइजी करे। बेसिकली बैंक अर्निंग ऐसे करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, एक नेक्स्ट कंसेप्ट, जब सरप्लस सेक्टर बैंक को पैसे देता है तो वो बैंक को एक तरीके से लोन दे रहा होता है। कैसे, मान लो मैंने बैंक के पास अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाया। ठीक है, सेविंग अकाउंट में मैंने बैंक के पास कुछ पैसे रखवाए कुछ टाइम के लिए। क्यों रखवाए, ताकि बंदे में को इंटरेस्ट मिले, राइट। तो मैंने बैंक के पास कुछ पैसे रखवाए, इसका ये मतलब नहीं है मैंने बैंक को पैसे हमेशा के लिए दे ही दिए, हाँ भाई चल तेरे हो गए, नहीं। मैंने वो पैसे रखवाए हैं और मैं कभी भी एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा मेरा है, तो मैं कभी भी वो पैसे चाहूँ तो विड्रॉ करवा सकती हूँ, राइट। मैंने बैंक को लोन के तौर पर दिया है, इसीलिए मैं बदले में इंटरेस्ट खा रही हूँ 4% का। ठीक है, अच्छा, अब बैंक सरप्लस सेक्टर से लोन लेता क्यों है, क्यों, क्योंकि भाई उसको भी तो इंटरेस्ट खर्चा हो रहा है ना 4% का, वो उससे क्यों ले रहा है लोन, वो अपना खर्चा क्यों बढ़ा रहा है, वो इसीलिए ले रहा है कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था बैंक के पास अपना पैसा नहीं है, ये सरप्लस से लेके नीडी को देता है। तो अगर बैंक को फर्दर नीडी को लोन देना है, अगर बैंक को 6% की अर्निंग करनी है तो उसको फर्दर नीडी को लोन देना पड़ेगा। अगर उसको नीडी को लोन देना है तो उसको सरप्लस से पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है,
ये चीज क्लियर है? तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ये समझो कि जब सरप्लस बैंक को पैसे देता है तो सरप्लस सेक्टर बैंक के लिए एक क्रेडिटर बन जाता है। ऑन द अदर हैंड जब नीडी सेक्टर बैंक से लोन लेता है तो नीडी सेक्टर बैंक के रिस्पेक्ट में डेटर बन जाता है। अभी क्रेडिटर डेटर कॉमर्स वाले बच्चों को पता होता है, जस्ट कोई अगर साइंस का या ह्यूमैनिटीज का बच्चा है उनको मैं समझाती हूँ। देखो ऐसे ऐसे समझते हैं, मान लो ये एक आइसक्रीम वेंडर है, ठीक है, ये अस है, ये हम लोग हैं, ठीक है। मेरे पास एक बच्चा आता है आइसक्रीम खाने, वो कहता है कि भैया आज पैसे नहीं है, कल मैं पैसे दे दूंगा, आज मेरे को उधार पर आइसक्रीम दे दो। तो ये बच्चा मेरे लिए कौन हो गया? डेटर, ठीक है। ये बच्चा मेरे लिए एसेट है, एसेट मतलब कि कल को यहाँ से पैसे आएंगे, ये मेरे लिए एसेट है, ठीक है। ये बच्चा मेरे लिए डेटर है। ऑन द अदर हैंड हम यही है, आइसक्रीम वेंडर हम है, ठीक है। मान लो ये है आइसक्रीम सप्लायर, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई आज मेरे को सप्लाई दे दे, आज मेरे को माल दे दे, मेरे पास आज पैसे नहीं है, मेरे से कल ले लियो, ठीक है। तो ये कौन हो गया मेरे लिए? ये हो गया क्रेडिटर, ठीक है। ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब मेरे सर पे एक बोझ है, मेरे सर पे उधार है कि भाई कल को इसका पैसा मुझे लौटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्रेडिटर डेटर का होपफुली मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आप यही चीज हम बैंक के रिस्पेक्ट में समझो कि अगर बैंक के पास कोई कस्टमर सेविंग अकाउंट खुलवाता है, ठीक है, तो बैंक के रिस्पेक्ट में कस्टमर कौन बन जाता है? क्रेडिटर। बैंक के सर पर कस्टमर एक बोझ है, एक उधार है कि भाई आज इससे लोन लिया है, कल को इसका पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कस्टमर के लिए बैंक क्या बन जाता है? डेटर। कस्टमर के लिए बैंक एक एसेट है कि आज इसमें पैसे जमा करवाएंगे, कल को मुझे इंटरेस्ट के साथ ब्याज समेत मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बैंक के पास कोई कस्टमर लोन अकाउंट खुलवाए, मतलब मैं कस्टमर हूं, मैंने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक के रिस्पेक्ट में कस्टमर क्या बन जाएगा? डेटर। अब कस्टमर बैंक के लिए एसेट है कि आज इसको लोन दिया है, कल को इससे जो पैसे इसको दिए हैं वो ब्याज समेत वापस आएंगे। कस्टमर अब बैंक के लिए एक एसेट है। ऑन द अदर हैंड कस्टमर के लिए बैंक क्या है? क्रेडिटर, कि भाई इससे आज लोन लिया है, कल को इसके पैसे वापस चुकाने हैं। कस्टमर के लिए अब बैंक एक लायबिलिटी, उसके सर पे एक बोझ है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अब अगर अपन को सारे बेसिक्स क्लियर हैं तो लेट्स गेट बैक टू आवर मेन टॉपिक जो कि है काइंड्स ऑफ बैंक्स एंड देयर फंक्शंस। देखो काइंड्स ऑफ बैंक्स, अगर बैंक्स की अपन हायरार्की की बात करें तो सबसे टॉप पर आएगा सेंट्रल बैंक। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक्स के लेवल में सबसे दिग्गज, सबसे टॉप पर आता है ये। जैसे तुमने स्टॉक में सुना होगा सेबी। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक्स के मामले में शेयर मार्केट जो भी है तुम्हारी, वो सेबी रेगुलेट करता है। सेबी सबसे टॉप पर आता है। अगर वही इंश्योरेंस की बात करें तो IRDAI सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबसे टॉप पे आता है। ये सारी बॉडीज सबसे टॉप पे क्यों आती है? क्योंकि इनका मेन काम होता है सुपरवाइज करना। ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठीक है। आरबीआई बैंक्स के रिस्पेक्ट में एक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर BR एक्ट। BR एक्ट क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे। BR एक्ट आरबीआई को फुल फ्लेज पावर देता है कि जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस हैं विद इन इंडिया, आरबीआई पूरी पावर रखता है उसको देखने की, उसको इंस्पेक्ट करने की, उसको रेगुलेट करने की, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है क्यों कि भाई आरबीआई को ये अलग से काम देने की मतलब क्यों जरूरत है? आरबीआई पहले उसके पास 36 काम है। जैसे मान लो अपन ने कुछ गलत किया, ठीक है, तो हमारे ऊपर पीनल लॉज है, मैंने कुछ मान लो क्राइम करा तो मेरे पे IPC है, CRPC एविडेंस है। तो वैसे ही बैंक्स के ऊपर एक एक्ट बना देते कि बैंक्स को उस एक्ट की प्रोविजंस फॉलो करने हैं, अगर नहीं करता तो भाई उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लगेगी। आरबीआई को क्वेश्चन ये है कि आरबीआई को अलग से काम क्यों दिया है? तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि बैंक्स एक बहुत ही प्रिविलेज क्रेडिटर की पोजीशन एंजॉय करते हैं। नाउ व्हाट इज प्रिविलेज क्रेडिटर? देखो मान लो जैसे मुझे तुमसे उधार चाहिए, ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास खुद चल के आऊंगी कि भाई मेरे को कुछ पैसे दे दे, मेरे को उधार दे दे, मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर गिड़गिड़ाऊंगी। लेकिन बैंक्स के केस में उल्टा होता है, कस्टमर खुद चल के बैंक के पास जाता है
कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट खोल दे, मेरा डिपॉजिट अकाउंट खोल दे, ठीक है। कस्टमर हमने अभी पीछे समझा था कौन हुआ, क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर बेसिकली खुद चल के डेटर के पास जा रहा है कि भाई मेरे से उधार ले ले, मेरा अकाउंट खोल दे, ठीक है। तो उल्टी पोजीशन है, क्यों? क्योंकि भाई वो प्रिविलेज क्रेडिटर है, ठीक है। दूसरा, मान लो कस्टमर को बैंक से लोन चाहिए, ठीक है, सॉरी, कस्टमर बैंक के पास जाता है और वो लोन अकाउंट खुलवाता है। अब जब मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो बैंक क्या बोलता है कि बदले में भाई तू क्या गिरवी रखवा रहा है, क्या मोर्टगेज रखवा रहा है, ठीक है। बैंक मुझसे कुछ गिरवी ले लेता है, मेरा घर हो गया, गाड़ी हो गया, जमीन हो गई, कुछ ना कुछ बैंक ने मेरे से गिरवी रखवाया। लेकिन क्या, जब मैंने बैंक को उधार दिया, जब मैंने बैंक के पास पैसे रखवाए थे, मैंने सेविंग अकाउंट, एफडी कुछ भी खुलवाया मैंने बैंक के पास, जब मैंने बैंक के पास पैसे रखवाए थे, क्या बैंक ने बदले में मुझे कुछ गिरवी रखवाया था? क्या बैंक ने बोला था कि हाँ मेरी बिल्डिंग की चाबी ले ले, क्या मेरे बिल्डिंग के पेपर्स ले ले? बैंक ने ऐसा करा था? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रिविलेज क्रेडिटर है। और वो ये पोजीशन क्यों एंजॉय कर पाता है? क्योंकि आरबीआई बैठा है। आरबीआई बैंक्स पे 36,000 रेगुलेशंस लगवा के रखता है। उस पे ऑडिटर अपॉइंट करना, उस पे कंटिन्यूस ऑडिट करवाना, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉन्स्टेंटली चेक करना, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई लगा के रखता है। और वो क्यों लगाता है? क्यों? क्योंकि बेटा जब बैंक डूबता है ना, तो बैंक कल्ला नहीं डूबता, उसमें जितने भी पब्लिक का पैसा लगा है वो सारा डूबेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसीलिए आरबीआई उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के रखता है, ठीक है। इसीलिए आरबीआई इस काम के लिए जरूरी है। और मान लो अगर ऐसी सिचुएशन आ भी गई, वैसे तो आने ही नहीं देगा, लेकिन अगर मान लो बैंक की ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब इतने फ्रॉड तुमने सुने होंगे, किंगफिशर स्कैम वगैरह, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि बैंक की दिवाली वाली है, तो उसमें आरबीआई कहता है भाई घबरा मत, मैं बैठा हूं। इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। जैसे वो होता है ना देवों के देव महादेव, वैसे बैंकों का बैंक आरबीआई, ठीक है। तो यहां से अपन को ये समझ में आ गया कि आरबीआई की जरूरत क्यों है। अब अपना टेबल आगे बढ़ाते हुए, आरबीआई ने देखो बैंक्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्केड्यूल 2 क्लासेस में बांटा हुआ है। पहला आ गया स्केड्यूल्ड बैंक और दूसरे आ गए नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। अगर अपन स्केड्यूल्ड बैंक की बात करें, देखो इनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल दी हुई है। स्केड्यूल्ड बैंक क्या है? वो बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के स्केड्यूल 2 में हो। और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक कौन से हैं? जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के स्केड्यूल 2 में नहीं आते, ठीक है। डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है, लेकिन इनका मतलब क्या है? स्केड्यूल बैंक है क्या? देखो, अगर किसी भी बैंक को स्केड्यूल बैंक बनना है तो उसको 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। पहला कि उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल, उस पर्टिकुलर बैंक की मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। दूसरा, उसको आरबीआई की जो मैंडेटरी रेशियोज है, एसएलआर, सीआरआर, ये उसको मेंटेन करना मैंडेटरी होगा। अगर कोई भी बैंक के 2 कंडीशंस पूरी करे तो वो स्केड्यूल बैंक कहलाएगा। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कहलाना है तो उसको बीआर एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल दोनों पे लागू होता है। दूसरी चीज, अगर किसी को स्केड्यूल्ड, इसमें अगर बीआर एक्ट में हो गए रजिस्टर्ड तो तुम बैंक कहलाओगे। नेक्स्ट, अगर किसी को अगर बैंक के आगे स्केड्यूल लिखवाना है, किसी को अगर स्केड्यूल बैंक बनना है तो उसको आरबीआई एक्ट 1934 में रजिस्टर होना पड़ेगा। और अगर किसी को कमर्शियल बैंक बनना है तो उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। कमर्शियल बैंक स्केड्यूल बैंक का ही टाइप है, ये आगे समझेंगे। बस ये बेसिक समझ लो, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक होना है तो उसको बीआर एक्ट में होना चाहिए। अगर किसी को स्केड्यूल बैंक होना है तो उसको आरबीआई एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि हाँ, अगर किसी को शेड्यूल बैंक होना है तो उसको ये 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, और दूसरा आरबीआई की ये मैंडेटरी रेशियोज एसएलआर सीआरआर उसको माननी पड़ेगी, उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो एसएलआर सीआरआर है, ये क्या है? ये रेशियोज होती है, मतलब पर ये है क्या? देखो, एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये दोनों रेशियोज मैंडेटरी होती है फॉलो करना, लेकिन क्यों? देखो, अभी हमने यहाँ पीछे समझा था कि ये हो गया सरप्लस,
बीच में बैंक था और यहाँ पे नीडी। देखो सरप्लस सेक्टर ने लेट्स अज्यूम बैंक को 100 रुपये दिए, ठीक है। अब जो रेशो है वो खा जाएगी तुम्हारे 30 रुपये, यानी अब 100 में से 30 गए कितने हुए 70। तो अब बैंक के पास नीडी सेक्टर को लोन के तौर पर देने के लिए 70 रुपये बचते हैं, ठीक है। अब नीडी सेक्टर को वो 70 रुपये ही लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशो बेसिकली क्यों है, ये क्यों उसके 30 रुपये खा गई? वो इसलिए खा गई कि मान लो कल को सरप्लस सेक्टर पैसे वापस मांगने आ गया। सरप्लस सेक्टर ने बैंक को एक तरीके से लोन ही दिया था, ठीक है। सरप्लस सेक्टर का मान लो यहाँ पे सेविंग अकाउंट था, तो अब वो 20 रुपये वापस लेने आ गया। अब बैंक ये तो नहीं कह सकता मेरे पास 5 साल बाद आई हो, अभी तो मैंने नीडी को लोन दिया है, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। बैंक ये तो नहीं कह सकता। बैंक ने अगर लोन लिया है तो उसको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए रेशियोज मेंटेन करवाई जाती है कि बैंक खाली ना रहे। जब भी उसको ऐसी सिचुएशन आए कि सरप्लस कल को पैसे अपने वापस मांगने आ गया, तो बैंक इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट ऑनर कर पाए। इसीलिए रेशियोज रखवाई जाती है ताकि बैंक खाली ना हो, ठीक है। रेशियो का पर्पस हमें समझ में आ गया। अब समझते हैं SLR CRR है क्या। देखो SLR ऐसे याद करना कि SLR मतलब सेल्फ, बैंक अपने पास ही रखता है, सेल्फ। ऑन द अदर हैंड CRR कैश रिजर्व रेशो, ये बैंक RBI के पास रखवाता है, ठीक है। SLR सिर्फ और सिर्फ SLR 3 फॉर्म में होता है। ये होता है गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश। ऑन द अदर हैंड CRR सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है। SLR पे बैंक इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड CRR पे RBI चवन्नी का भी इंटरेस्ट नहीं देती, ठीक है। SLR में इंटरेस्ट अर्न होता है, CRR पे कोई इंटरेस्ट बैंक अर्न नहीं करता। SLR पे कैसे इंटरेस्ट अर्न करते हैं? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, तुमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे इन्वेस्ट करो है तो वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आता है तुम्हें, तो वहाँ से बैंक अर्निंग कर लेता है। लेकिन CRR में बैंक अर्निंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दो रेशोज, ये अभी मैं मोटा मोटा समझा रही हूँ, ये इन दो रेशो का मतलब है, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू अ टॉपिक कि अगर किसी बैंक को स्केड्यूल बैंक बनना है तो उसको ये दोनों कंडीशंस पूरी करनी है। ऑन द अदर हैंड नॉन स्केड्यूल को ये दोनों ही कंडीशंस पूरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब स्केड्यूल बैंक ने ठीक है 2 कंडीशन पूरी कर ली, तो नॉन स्केड्यूल कहता है कि भाई ठीक है तेरे पास ये 2 कंडीशंस हैं, पर तेरे में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तो स्केड्यूल बैंक कहता है भाई देख, स्केड्यूल बैंक RBI से कभी भी बोरो कर सकता है, मतलब कि डे टू डे ऑपरेशंस, रोजमर्रा के काम के लिए, प्लस इमरजेंसी सिचुएशंस, दोनों ही सिचुएशन में ये बोरो कर सकता है। ऑन द अदर हैंड मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर सरप्लस 20 रुपये बोरो करने आया था तब तो ठीक था, हमारे पास रेशो 30 रुपये की थी। लेकिन मान लो यहाँ पर सरप्लस 50 रुपये बोरो करने आ जाए, अब तो हम -20 चले गए क्योंकि रेशो तो हमारे पास 30 रुपीज़ की मेंटेन्ड है, राइट। तो इसीलिए ये जो -20 रुपीज़ है ये वो कहाँ से लाएगा, ये वो RBI से बोरो कर सकता है इफ़ इट इज़ अ स्केड्यूल्ड बैंक, ठीक है। तो जो डे टू डे RBI से अगर तुम स्केड्यूल्ड बैंक हो तो तुम डे टू डे ऑपरेशंस, रोजमर्रा के काम के लिए भी तुम RBI से बोरो कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जो नॉन स्केड्यूल बैंक है वो RBI से सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं वो बोरो कर ही नहीं सकते, लेकिन कब कर सकते? जब इमरजेंसी सिचुएशन हो या अब नॉर्मल सर्कमस्टेंस। सिर्फ इन्हीं सिचुएशन में नॉन स्केड्यूल बैंक अगर है तो ही वो इन्हीं दोनों सिचुएशन में ही वो RBI से बोरो कर सकते हैं। दूसरा फायदा, अगर तुम स्केड्यूल बैंक हो, यहाँ पर स्केड्यूल बैंक को क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप मिल जाती है। क्लियरिंग हाउस क्या है? जैसे जो चेक होता है वो क्लियरिंग हाउस में क्लियर होता है, ठीक है। बैंक A और ये हो गया बैंक B, ये अपन कंसेप्ट आगे समझेंगे। तो मान लो यहाँ पे चेक जमा करवाया तो ये क्लियरिंग हाउस के पास भेजेगा, क्लियरिंग हाउस बैंक B को बोलेगा कि भाई पैसे मेरे को दे, ठीक है, ये चेक तेरे नाम का कटा है तो मेरे को पैसे दे। बैंक B अपने जो उसका अकाउंट होल्डर होगा वहाँ से वो पैसे डेबिट करेगा, मतलब वहाँ से वो पैसे निकाल के क्लियरिंग हाउस को देगा और क्लियरिंग हाउस बैंक A को देगा, ठीक है। ये बेसिकली काम होता है। तो मतलब ऑल इन ऑल क्लियरिंग हाउस की अगर मेंबरशिप मिल जाए तो ये जो स्केड्यूल बैंक है वो लोग चेकबुक इशू कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नॉन स्केड्यूल बैंक, इनके चेक नहीं होते, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है स्केड्यूल बैंक और नॉन स्केड्यूल बैंक, क्लियर।